नमस्कार, मैं ओपी सिंह एक बार फिर मुख्य खबरों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की शुरुआत मुंबई से करेंगे। 1993 बम धमाकों के मास्टरमाइंड आतंकी याकूब मेमन को लेकर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल 2015 में नागपुर सेंट्रल जेल में मेमन को फांसी दे दी गई थी। आरोप है कि उसके कब्र को मज़ार में तब्दील कर दिया गया है। वहाँ सरकारी तौर पर लाइटें लगाई गई है, फूल चढ़ाए गए हैं और वहाँ बड़े पैमाने पर लोग दर्शन के लिए पहुँचने लगे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही खासकर वहाँ जा रहे हैं। इसे लेकर वर्तमान सरकार ने पूर्ववर्ती उद्धव सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। आरोप है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में बनी कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महाअघाड़ी गठबंधन वाली सरकार ने उसकी कब्र को मज़ार में तब्दील किया, वहाँ लाइट लगाई, फूल लगवाए और वहाँ लोगों को आने जाने की छूट दी। इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस, उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस से माफ़ी की मांग की है। दूसरी खबर बिहार से है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA आतंकी गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद फुलवारी शरीफ में लगातार तलाशी अभियान चला रही है। पटना और फुलवारी शरीफ में चल रहे इस तलाशी अभियान के दौरान मस्जिदों के आसपास बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए हैं। दावा है कि यहाँ अलकायदा और अन्य आतंकी संगठनों से जुड़े संदिग्ध आतंकी लंबे समय से न केवल रह रहे थे बल्कि उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता था। वे आतंकी घटनाओं के लिए फंड एकत्रित करने का भी काम करते थे और बड़े पैमाने पर नए लोगों को आतंकवादी बनने के लिए मानसिक तौर पर तैयार भी करते थे। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की खबरों के बारे में। दुर्गा पूजा समितियों को सरकारी तौर पर वित्तीय अनुदान देने के ममता सरकार के फैसले के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई पूरी हो गई है। गुरुवार दोपहर मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ में सुनवाई पूरी हुई है। हालांकि कोर्ट ने इस पर फैसला फिलहाल नहीं सुनाया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पक्ष रख रहे महाधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने बताया कि पूजा समितियों को वित्तीय अनुदान दुर्गा पूजा के लिए नहीं बल्कि राज्य के पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार, सांस्कृतिक धरोहरों को बढ़ावा देने और पुलिस तथा पब्लिक के बीच बेहतर तालमेल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने हेतु यह राशि दी गई है। इस पर न्यायाधीश ने याचिका लगाने वाले के अधिवक्ता, वरीय अधिवक्ता हैं विकास रंजन भट्टाचार्य, उनसे उनकी राय मांगी। इस पर भट्टाचार्य ने बताया कि 3 साल पहले ममता बनर्जी की सरकार ने हिंदू समुदाय को खुश करने के लिए दुर्गा पूजा समितियों को वित्तीय अनुदान देने की घोषणा की थी। पहली बार कहा गया कि सुरक्षित यातायात के लिए सेफ ड्राइव और सेव लाइफ परियोजना के प्रचार प्रसार के लिए पैसा दिया गया है। उसके बाद 2 सालों तक कोरोना रोकथाम संबंधी व्यवस्थाएं करने के नाम पर पैसे दिए गए और इस साल सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा देने के नाम पर पैसे दिए जा रहे हैं। नियम है कि सरकारी मद से किसी भी समिति या निजी संस्थानों को दिए जाने वाले पैसे के लिए राज्यपाल की अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। पश्चिम बंगाल में ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई है। वित्त विभाग और गृह विभाग एक दूसरे के बीच पत्र का आदान प्रदान कर वित्तीय आवंटन कर रहे हैं, जो पूरी तरह से गैरकानूनी है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। सुनवाई के दौरान विकास रंजन भट्टाचार्य ने अपना पक्ष रखते हुए यह भी याद दिलाया कि हाई कोर्ट ने इसके पहले इमामों को दिया जाने वाला भत्ता भी इसी शर्त पर बंद करवा दिया था कि किसी खास समुदाय को सरकार की तरफ से वित्तीय मदद नहीं दी जा सकती। दुर्गा पूजा समितियों को भी वित्तीय मदद इसी तरह की मदद है और इसे हर हाल में रोका जाना चाहिए। इस पर फैसला जल्द आने की उम्मीद है। अगली खबर बागुईहाटी में 2 छात्रों की हत्या से संबंधित है। इस मामले में रोज़ नए नए खुलासे हो रहे हैं। पता चला है कि दोनों छात्रों के पड़ोसी को इस बात का संदेह था कि उसकी पत्नी के साथ दोनों छात्रों में से एक अतनु नाम के छात्र का कथित तौर पर अवैध संबंध था। हालांकि पुलिस ने इस बारे में अभी पुष्टि नहीं की है। जो आरोपित है वह फरार है, उसकी तलाश तेज कर दी गई है। इसी संबंध में आज CID ने भांगड़ में छापेमारी की। वहां से एक युवक को हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ हो रही है। किस वजह से हत्या हुई इसकी तह तक जाने के लिए पुलिस लगातार
धर पकड़ और तलाशी अभियान चला रही है। हालांकि मुख्य आरोपित अभी भी फरार है। जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ में इसी बात के संकेत मिले हैं कि पत्नी से अवैध संबंध का संदेह होने की वजह से पड़ोसी ने अतनु को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई थी। इसके लिए बाइक खरीदने का प्रलोभन दिया। अतनु के साथ उसका दोस्त अभिषेक भी उसके साथ चला गया, जिसकी वजह से वह बेवजह मारा गया है। फिलहाल सीआईडी ने इसकी जांच तेज कर दी है। दूसरी ओर मामले की जांच में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना प्रभारी को पहले ही सस्पेंड कर दिया गया है। दरअसल 22 अगस्त को दोनों बच्चे लापता हुए थे। एक दिन बाद 23 अगस्त को ही दोनों को मौत के घाट उतार दिया गया था। अगली खबर भी पुलिस की लापरवाही से ही संबंधित है। दरअसल पश्चिम मेदिनीपुर के आनंदपुर थाना क्षेत्र में एक महिला का दुष्कर्म हुआ था। 11 अगस्त की रात को आरोप है कि सामूहिक तौर पर उसका दुष्कर्म किया गया। वह थाने में गई शिकायत दर्ज कराने, लेकिन पुलिस ने उसकी प्राथमिकी दर्ज करनी तो दूर की बात, रिटन कंप्लेन भी नहीं ली। बाद में महिला हाई कोर्ट पहुंची। इस मामले में आज गुरुवार को न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की खंडपीठ में एकल पीठ में सुनवाई हुई। इसके पहले 6 सितंबर को जब सुनवाई हुई थी तो कोर्ट ने कहा था कि महिला जिस दिन शिकायत दर्ज कराने गई थी उस दिन का थाने का सीसीटीवी फुटेज कोर्ट में जमा कराया जाए। लेकिन गुरुवार को जब सुनवाई हुई तो जिला पुलिस की ओर से कहा गया कि उस दिन का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिल रहा है। इसे लेकर न्यायाधीश बेहद नाराज हुए। उन्होंने राज्य के पुलिस महानिदेशक मनोज मालवीय से इस मामले की रिपोर्ट तलब की है। इसके साथ ही घटना की जांच राज्य सीआईडी को सौंप दी है। अब अगली खबर तृणमूल कांग्रेस की कार्यशाला से संबंधित है। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में पार्टी का बड़ा कार्यक्रम हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता बनर्जी, उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी, सांसद कल्याण बनर्जी, इसके अलावा कई अन्य नेताओं ने यहाँ संबोधन किया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस कार्यक्रम में संबोधन करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे यानी ममता बनर्जी से राजनीतिक मुकाबला नहीं कर पा रही है, इसीलिए केंद्रीय एजेंसियों का यानी सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। ममता ने कहा कि हमारे कुछ नेताओं को जेल में डाल दिया गया है। इससे भाजपा को लगता है कि हम डर जाएंगे, हमारे नेता डर जाएंगे और वे राजनीतिक लड़ाई जीत जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। ममता ने 2021 के बहुचर्चित चुनाव को याद किया। उन्होंने कहा कि उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष स्तर से लेकर के छोटे स्तर के नेता तक सभी ने अपनी पूरी दमखम लगा दी थी, लेकिन पूरी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद अब केंद्रीय एजेंसियों की मदद से बंगाल में अपने आप को मजबूत करने की कोशिश भाजपा कर रही है, लेकिन इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस में अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के बीच कथित गुटबाजी के आरोप लगातार लगते रहते हैं। इसे लेकर भी ममता ने रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस तरह का अफवाह फैला रहा है। ममता ने कहा कि कभी मेरे और अभिषेक के बीच तो कभी शताब्दी राय और अणुव्रत मंडल के बीच कथित गुटबाजी का दावा करता है। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। ममता से पहले उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी संबोधन किया। उन्होंने भी इसी तरह का बयान दिया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस में कोई लॉबी नहीं है, एक ही लॉबी है और वह ममता बनर्जी की लॉबी है। पार्टी में जो भी व्यक्ति ममता बनर्जी जिंदाबाद कहेगा उसे सम्मान दिया जाएगा। एक तरफ जहां ममता बनर्जी ने केंद्रीय एजेंसियों के राजनीतिक दुरुपयोग का आरोप लगाया है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य सीआईडी पर भी गुरुवार को गंभीर आरोप लगे हैं। शारदा मामले में गिरफ्तार देवजानी मुखर्जी की मां सरवरी मुखर्जी ने आरोप लगाया है कि सीआईडी अधिकारी देवजानी पर इस बात के लिए दबाव बना रहे हैं कि वह नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और माकपा के वरिष्ठ नेता सुजन चक्रवर्ती का नाम शारदा मामले में लें। सरवरी ने दावा किया है कि गत 23 अगस्त को जब सीआईडी की टीम दमदम सेंट्रल जेल में बंद देवजानी से पूछताछ करने के लिए गई थी, तब उस पर मानसिक तौर पर दबाव बनाया गया है कि वह मीडिया में या किसी भी तरह से चिट्ठी लिखकर यह कहे कि शुभेंदु अधिकारी और सुजन चक्रवर्ती ने शारदा चीट फंड कंपनी से 6 करोड़ रुपए लिए हैं। कथित तौर पर सीआईडी अधिकारियों ने उसे धमकी दी है कि अगर देवजानी इस तरह का बयान नहीं देगी तो उसे 9 और मामलों में
फंसा दिया जाएगा। देवजानी की मां, उनका नाम सरवरी मुखर्जी है, उन्होंने सीबीआई को पत्र लिखकर इसकी शिकायत की है और इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की है। दूसरी ओर जब ये बातें मीडिया में फैली, खबरें बनी, तब सीआईडी ने इस पर स्थिति स्पष्ट की। राज्य सीआईडी की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी किया गया है। इसमें एजेंसी ने कहा है कि सीआईडी के खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह बेबुनियाद हैं। और 23 अगस्त को सीआईडी अधिकारी दमदम सेंट्रल जेल में पूछताछ करने के लिए ज़रूर गए थे, लेकिन जहां पूछताछ हुई वहां जेल प्रबंधन के अधिकारी मौजूद थे, जांच अधिकारी मौजूद थे, लेडी पुलिस के कर्मचारी भी मौजूद थे और सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है। इसीलिए देवजानी पर दबाव बनाने या इस तरह का कोई भी आरोप जो सीआईडी पर लगे हैं वह बेबुनियाद है और सीआईडी की छवि धूमिल करने के इरादे से अफवाह के तौर पर फैलाए जा रहे हैं।